हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे हीरो के डैड से होती है। डैड काफ़ी टाइम से किसी के आने का वेट कर रहे थे। तब वहाँ पर एक गर्ल की एंट्री होती है। इस गर्ल का नाम किन है। किन हमारे मेन लीड जिसका नाम ईट है उसकी केयर टेकर है और उसका पूरी तरीके से ख्याल रखती है। वैसे ईट हमारे इस ड्रामे का मेन लीड ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, डरपोक है। वो कभी भी किसी से फाइट नहीं करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीधा, इनोसेंट है। साथ ही ईट को अस्थमे की प्रॉब्लम है। इसके अलावा वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। इन सब से उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। इसी वजह से उसके हाथों में हमेशा 24 आवर्स जब भी वो उठता बैठता है हैंकी उसके हाथों में ज़रूर रहती है। ईट अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जबकि वो उसके स्टेप डैड है। ईट के डैड ईट को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। ईट किसी भी कंडीशन में ठीक हो जाए, इसके लिए डैड टेम्पल में एक छोटी सी पूजा रखते हैं। ईट वहाँ जाने से डर रहा था, लेकिन अपने डैड और किन के फोर्स करने पर वो टेंपल में पूजा करने के लिए आ जाता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहता है, बिकॉज ईट का दिल और दिमाग तो कहीं और था। एक्चुअली ईट किसी लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता है जिसका नाम मी है। डैड ईट को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी वजह से तो 24 आवर्स के लिए उन्होंने किन को हायर कर दिया था ताकि वो ईट का ख्याल रखे। ईट जिस गर्ल को मिस कर रहा था वो गर्ल ये रही, इसका नाम मी है। यही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। मी को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से उसने अपनी एक फ्लावर शॉप भी ओपन की थी और इसमें उसका छोटा भाई मैट उसकी हमेशा हेल्प करता है। मैट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने सिस्टर के कामों में उसकी हेल्प करता है। मी अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड पॉजिटिव है। तब वहाँ पर उससे मिलने के लिए अंग आता है। अंग मी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इसी वजह से वो हमेशा मी के कामों में उसकी हेल्प करता है। जहाँ अंग मी को लाइक करता है तो वहीं मी सिर्फ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। मी ने अपने फ्लावर्स को एग्जीबिशन में रखा था, जहाँ पर उसे ये समझाया जाता है कि अगर उसके फ्लावर्स डिफरेंट रहेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और इसी को ही पूरा करने के लिए मी निकल पड़ती है अपने बेस्ट फ्रेंड थिप्पी के साथ एक विलेज में। थिप्पी मी से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, तब मी कहती है हम विलेज में जा रहे हैं जहाँ पर मुझे मालूम है बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। वैसे तुमने मुझे पहले सजेस्ट किया था, शायद तुम भूल गई हो। थिप्पी कहती है हाँ मुझे याद नहीं रहता। वैसे क्या फ्लावर्स के लिए हम इतनी दूर जा रहे हैं। जहाँ मी को सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स की पड़ी थी, तो वहीं पर थिप्पी को अपनी स्किन केयर की बहुत ज़्यादा पड़ी थी, जिसे देख करके मी स्माइल करती है। मी जिस विलेज में आई थी उसी विलेज में ड्रामे का मेन लीड रुथ है। अब आप यही बोलेंगे कि ड्रामे का मेन लीड ईट भी है और रुथ भी, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। बट दोनों ही एक दूसरे के हमशक्ल्स हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में मेन लीड कौन बन पाता है, रुथ या ईट। ईट के कंपेयर में रुथ उसका अपोजिट है। ईट जहाँ वीक है तो वहीं रुथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मी और थिप्पी रुथ के मॉम के पास आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है जिस फ्लावर की बात वो कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रुथ की मॉम की फील्ड से ही मिल सकती है। इसी वजह से वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उन्हें उनके फील्ड से कुछ फ्लावर्स चाहिए। इसके लिए रुथ की मॉम को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात थिप्पी और मी को मालूम पड़ती है, लेकिन मी जिद करती है कि उसे फ्लावर्स देखने हैं। इधर रुथ की मॉम रुथ के पास आती है और मी का विजिटिंग कार्ड शो करती है। ये लड़की आई हुई है, इसे हमारे फील्ड से कुछ फ्लावर्स चाहिए, तो क्या मैं इसे परमिशन दूँ। रुथ मना कर देता है। नहीं मॉम, आप ये कैसे कर सकती हैं। आपको मालूम है उस फील्ड से मैं एक फ्लावर भी किसी को तोड़ने नहीं देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक और न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम बुड है। बुड रुथ पर फुल लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी जान दे भी सकती है और किसी की ले भी सकती है। बुड रुथ की हर एक बात मानती है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है। इसी वजह से वो भी आंट को सजेस्ट करती है फ्लावर्स ना देने के लिए। लेकिन अपोजिट में रुथ की सिस्टर रिन को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर शो करने के लिए आ चुकी थी। मी को जो फ्लावर्स चाहिए थे रुथ की फील्ड में वही फ्लावर्स लगे हुए थे। इसी वजह से मी की फेस पे तो स्माइल आ जाती है, तो वहीं पर बूढ़ आ करके उसकी स्माइल को छीन लेती है।
एक्चुअली तुम विजिटर्स हो ना, एक काम करो, विज़िट करो और यहाँ से चली जाओ, बिकॉज़ इस फील्ड के ओनर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो तुम्हें इस फील्ड का एक भी फ्लावर ले जाने नहीं देंगे, तो इसी वजह से यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इसकी वजह से थिप्पी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये लड़की हमसे इतना रूडली तरीके से कैसे बात कर सकती है। जहाँ थिप्पी और बोर्ड के बीच में काफ़ी फाइटिंग भी होती है बातों वाली। मी और थिप्पी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थिप्पी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। दोबारा उस लड़के से मिल जाऊँ, उसे नोच लूँगी, मुझे उसने बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया है। मैं उसे शांत रहने के लिए कहती है। आगे रुथ को उसी फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लावर्स थे। इन फ्लावर्स से रुथ को इस वजह से प्यार है क्योंकि पास में उन फ्लावर्स को ग्रो किया था रुथ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड को उसका सरप्राइज़ दिया वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद रुथ की गर्लफ्रेंड वापस आती है रुथ से ब्रेकअप करने के लिए। ब्रेकअप करने के साथ साथ उसी प्लेस पर वो अपना वेडिंग कार्ड भी देती है, ये बताते हुए कि उसके डैड ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, जिसकी वजह से रुथ बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी यादों को वो मिटा देता है। रुथ कभी भी अपसेट रहता है तो उसे गिटार बजाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसे कोई ना डिस्टर्ब करे, इसी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहता है। जहाँ रुथ को गिटार बजाने का शौक है तो वहीं पर ईट को पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किन जब आती है तब सर्वेंट के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि ईट ने आज अपनी मेडिसिन को लिया ही नहीं है। उसे काफ़ी टाइम से वो लोग ढूंढ रहे हैं। तब किन कहती मुझे मालूम है ईट कहाँ पर हो सकता है। वो ईट के पास जाती है। तुमने अभी तक मेडिसिन क्यों नहीं खाई ईट? तुम्हें मालूम है अगर तुमने एक भी मेडिसिन को ड्रॉप किया तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तब ईट किन से डिमांड करता है मुझे मी से मिलने के लिए जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे मी से मिले हुए, प्लीज़ मुझे लेकर के चलो, मुझे उससे मिलना है। किन उसे एक ही शर्त पे ले जाने के लिए तैयार होती है, अगर तुम मेडिसिन खाओगे तो। रिन और रुथ की मॉम दोनों इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो कितनी उम्मीदों से यहाँ पर आई थी कि उसे फ्लावर्स मिल जाएंगे। हमारे फील्ड में इतने सारे फ्लावर्स हैं, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, हमें दे देना चाहिए। तो वहीं पर रुथ के सपोर्ट में उसका फ्रेंड वॉट है जो कि हमेशा उसे सपोर्ट करता है और यहाँ पर उसका कहना था रिन तुम चुप हो जाओ। रुथ ने ठीक ही किया है, वो फ्लावर्स उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके अगले सीन में रुथ को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स को पैक कर रहा था डिलीवरी के लिए, और यहाँ पर रिन और उसकी मॉम भी उसे फुल सपोर्ट कर रहे थे। वॉट कहता है अगर यही सब करना था तो फिर मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इतना सारा लेक्चर तो नहीं छाड़ता। रुथ की मॉम उसे डिलीवरी करने का एड्रेस भी दे करके वहाँ से चली जाती है। रिन और वॉट भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब रुथ कहता है ओए कहाँ जा रहे हो? तब वॉट कहता है रिन कहाँ जा रही है? सोने के लिए। तो मैं भी ऑब्वियसली सोने के लिए जा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। रिन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा वॉट फंस जाता है। उसे रुथ के साथ डिलीवरी करने के लिए सिटी आना पड़ता है। जहाँ रुथ उसे डिलीवरी करने का काम दे देता है तो वहीं पर वो अपना कैमरा उठा लेता है बिकॉज रुथ को फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से तो उसके पास हमेशा कैमरा रहता है जब भी वो कहीं न्यू प्लेस पर जाता है। थिप्पी के पास वॉट कॉल करता है अगर फ्लावर्स की डिलीवरी लेनी है तो बाहर आ जाओ। थिप्पी खुश हो जाती है, ओह माय गॉड क्या सच में तो फ्लावर्स की डिलीवरी करने के लिए आए हो? हाँ एक मिनट रुको, मैं बाहर आ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे ये तो बताओ। वॉट कहता है तुम बाहर तो आओ, मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स कॉल पर ही बातें कर रही होती है, इसी वजह से वॉट नहीं पहचान पाता। तब वॉट थिप्पी से कहता है एक काम करो तुम अपने हैंड को ऊपर करो, मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। थिप्पी जब अपने हैंड को ऊपर करती है तब यहाँ पर वॉट उसे पहचान जाता है। एक्सक्यूज़ मी आई एम हेयर। इधर रुथ अपने कैमरे को हाथ में पकड़ा एक अच्छा फोटोग्राफर बन चुका था। वो डिफरेंट टाइप की फ्लावर्स की फ़ोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पर वो मी को देखता है और फिर उसका कैमरा मी पर पड़ जाता है और मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। थिप्पी जब मी को बताती है कि उसके फ्लावर्स डिलीवर हो चुके हैं, मी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है जब उन फ्लावर्स को रियलिटी में देखती है। ओह माय गॉड देखा मैंने कर दिखाया ना। इट भी मी से मिलने के लिए आया था और रुथ भी वहीं पर डिलीवरी करने के लिए आया था। दोनों एक दूसरे से टकराते उससे पहले रुथ कार में बैठ जाता है और यहाँ पर मी के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं और काफ़ी तारीफ़ें भी मिलती है। मी काफ़ी खुश थी। इट भी मी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था, बट वो अपने साथ किन को लाया हुआ था ताकि अगर इनकेस अगर उसकी सिचुएशन ख़राब हो तो किन हैंडल कर ले। यहाँ पर थिप्पी इट से कहती है इट तुम यहाँ पर आए अच्छा लगा देख करके, लेकिन आई थिंक तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। इन फ्लावर्स के स्मेल से अगर तुम्हें कहीं एलर्जी हो गई तो। तब यहाँ पर अंग भी ईट को टीज़ करता है, हाँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और वैसे भी तुम मी की हेल्प थोड़ी कर पाओगे। अचानक से ईट की कंडीशन ख़राब होने लगती है, उसे छींक और खांसी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से अंग उसे कहता है आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मी भी यही कहती है तुम्हारी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
अब सबके कहने की वजह से ईट को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन अंग उसे काफ़ी टीज़ करता है कि वो किसी लायक नहीं है। घर वापस आने के बाद जब ईट अपना ट्रीटमेंट लेता है और मेडिसिन खाता है, तब जा करके वो फिर से नॉर्मल हो पाता है। ईट को बुरा लगता है कि वो मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो मी की हेल्प नहीं कर पा रहा है। अंग मी की मॉम के पास आता है, जहाँ पर मॉम का कहना था कि तुम मी के अच्छे दोस्त हो, तुम हमेशा आया जाया करो। सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर को एंजॉय करते हैं। अंग और ईट दोनों एक ही घर में रहते हैं। इसी वजह से अंग ईट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं मी को उससे छीन न ले। इसी वजह से तो वो उससे हमेशा नफरत करता है और साथ ही ईट के सामने ये दावा भी करता है कि वो मी को बहुत जल्द अपना बनाकर रहेगा और बहुत जल्द उससे शादी भी कर लेगा। जिसे सुनने के बाद ईट अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अंग से फाइट करे उससे पहले उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर क्या, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है। डैड इस तरह ईट की कंडीशन को बिगड़ता हुआ देख करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डैड के रीज़न पूछने पर ईट बता देता है कि किस वजह से वो हॉस्पिटल पहुँच चुका है। डैड को सच्चाई के बारे में पता चलता है, तब वो अंग को बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ईट की शादी मी से करवाने वाला हूँ, तो तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। अंग इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है कि वो अपनी बाइक ले करके एक सुनसान प्लेस पर आता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो वहीं अपोजिट में रुत को दिखाया जाता है, उसके हाथों में जो कैमरा था, बस वो मी की फ़ोटो देखे जा रहा था। वॉट आता है, क्या देख रहे हो रुत? कुछ भी तो नहीं, तुम्हारी देखने की चीज़ नहीं है, इसी वजह से दूर रहो। वॉट ज़बरदस्ती करने लगता है। रुत उसे नहीं दिखाता है, मना किया ना, ये मेरा कैमरा है तो बस मुझे ही देखने दो। वैसे तो किन ईट के घर पर उसे फंसाने के लिए आई थी, क्योंकि किन के डैड चाहते थे, बट यहाँ पर आने के बाद वो अंग के ही प्यार में पड़ गई और बस अंग ही उसके लाइफ बनकर रह चुका है। उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। रुत के बदले हुए अवतार को देख करके वॉट काफ़ी परेशान था। आखिर है कौन जो तुम इतना ज़्यादा देखे जा रहे हो उसे? तभी वहाँ पर रीन आ जाती है। ओहो वॉट, क्या तुम सही तरीके से अपने कपड़ों को वेयर नहीं कर सकते हो? हटो यहाँ से। रुत, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझे आज कहीं पर ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेने हैं। रुत मान जाता है। रुत रिन को फ्लावर्स की शॉपिंग कराने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर रिन उसे वेट करने के लिए कहकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है फ्लावर्स को लेने के लिए। सारे फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे। मैट और मी दोनों यहाँ पर फ्लावर्स की डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पर एक बार फिर से रुत मी को देख लेता है और फिर वो मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करने में बिजी हो जाता है और बस उसे देखे जा रहा होता है। तभी वो देख लेता है अंग को मी के साथ। अंग मी की काफ़ी केयरिंग करता है और उसे बताता है कि उसके सारे फ्लावर्स की डिलीवरी हो चुकी है, क्या वो घर चले। अंग जब मी की इतनी ज़्यादा केयरिंग में लगा हुआ था, साइड में एक अंकल खड़े उन दोनों को देख करके क्यूट कपल बोलते हैं कि फ्यूचर में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो अंग के फेस पे स्माइल थी और रुत के फेस से पूरी स्माइल तो जा चुकी थी। मी अंकल के इस कंफ्यूजन को क्लियर करती है। अंकल, वी आर नॉट कपल, वी आर जस्ट फ्रेंड। फ्लावर्स बाय और डिलीवर करने के चक्कर में रिन और मैट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के फ्लावर्स बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैट रिन के हेल्प के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन रिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। मैट और रिन दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज दोनों क्लासमेट जो हैं। यहाँ पर रिन को दिखाया जाता है उसके फ्लावर्स बर्बाद हो चुके थे, तो इसी वजह से वो मैट पर अच्छा खासा भड़कती है। साथ ही वो मैट से कहती है, अब तुमने मेरे फ्लावर्स को इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तो इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तब मैट भी रिन से कहता है, इतना एटीट्यूड में बात करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फ्लावर्स कितने से थे ही, मेरे फ्लावर्स देखो, तो चलो लाओ मेरे फ्लावर्स की भरपाई तुम करो। तो यहाँ पर रिन मैट को अच्छा सबक सिखाती है। मी और अंग जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब रुत उनकी जासूसी कर रहा था। मी रुत को देख लेती है और उसे ईट समझती है। मैंने क्या सच में अभी ईट को देखा? तब अंग कहता है, नहीं ईट कहाँ से हो सकता है, वो इस तरीके से बाहर थोड़ी आता है। मी कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ईट को देखा, आई थिंक वो ईट ही था। श्योरिटी इस वजह से नहीं हो पाती है बिकॉज रुत वहाँ से जा चुका था। इधर बेचारे ईट की कंडीशन तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी। वो अपने डैड से डिमांड करता है, डैड अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, तो प्लीज़ किसी भी कंडीशन में मुझे मेरी मी से मिला दो। आगे ईट की ज़िद करने पर डैड मी की मॉम के पास आते हैं, जहाँ पर वो उसके मॉम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ईट को विज़िट करने के लिए मी को भेज दें। मॉम साफ मना कर देती हैं, लेकिन मी ईट से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मैं चलूँगी अंकल, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट डे मी ईट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। बिना मेडिसिन के ही ईट उठकर बैठ जाता है। ओह माय गॉड, तुम यहाँ पर। मी के आने की खुशी में ईट भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले अभी वो पेशेंट था, अब तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक लग रहा है। बट यहाँ पर जब ईट मी से कहता है कि वो उसे लाइक करता है, वो उसे शादी करना चाह रहा है, मी के आंसर रिप्लाई ना करने पर ईट उससे नाराज़ हो जाता है। क्या तुम भी बाकियों की तरीके हो? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चली जाओ।
और मी के जाने के बाद इट की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो मी के बारे में सोचता है। इट की कंडीशन के बारे में जब मॉम को मालूम पड़ता है तब इट की मॉम इट को विजिट करने के लिए आती है और इट की मॉम ही रुथ की मॉम है और रुथ की मॉम ही इट की मॉम है। इसका मतलब ये दोनों भाई हैं और दोनों ट्विंस हैं। रुथ और इट दोनों ब्रदर्स हैं। इसके बारे में उन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिकॉज मॉम ने इस सच्चाई को उन दोनों से छुपा के रखा है। अब जबकि मॉम को मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रुथ पूछता है मॉम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, कोई बात है? मॉम नहीं बताती है। इधर बेचारी मी टोटली कंफ्यूज, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इट के क्वेश्चन का वो किस तरीके से आंसर रिप्लाई करे। मॉम मी को सजेस्ट करती है जा करके साफ मना कर दो, मैं मेरी बेटी की शादी उस इट से तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। जबकि मी और इट दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और जब भी इट को कोई परेशान करता था तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मी आगे खड़ी रहती थी। मी की वजह से इट जिद पर अड़ चुका था, डैड मुझे मी चाहिए, और इसकी वजह से उसने खाना और मेडिसिन दोनों ही छोड़ दिया था। हार मान करके इट के डैड फाइनली मी की मॉम के पास आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरी बेटी की बातों का मान रख लो, वो मी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो हमेशा उसे खुश रखेगा, एक बार उस पर भरोसा तो करो। मॉम मना कर देती है, मेरी बेटी की शादी मैं उस लड़के से नहीं करवाऊंगी। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। रिड अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में लगी हुई थी, तभी उसकी नज़र मैट पर पड़ती है। अब मैट ने उसके फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसका रिवेंज लेने के लिए वो मैट के पास आती है और फिर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। कभी कैंटीन में तो कभी क्लास में तो कभी किसी और प्लेस पर, हर जगह बस उसे परेशान ही कर रही थी। तभी रिन के पास कुछ लड़के आते जो उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आते। तब यहाँ पर मैट उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से उन लड़कों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो मैट और उसके बाकी दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इवन वहाँ पर तो गन भी निकल जाती है, लेकिन इस छीना झपटी में बेचारे मैट के हाथों से गोली चल जाती है और आगे मॉम और मी को मालूम पड़ता है कि मैट को अरेस्ट कर लिया गया है, वो जेल में है। रिन और उसके फ्रेंड्स का यहाँ पर ऑफिसर स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद रिन और उसके बाकी फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। रिन को बुरा लगता है कि उसे प्रोटेक्ट करते हुए मैट की ये कंडीशन हो गई है। मैट की मॉम आती है और मी दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे मैट को, लेकिन अब मैट के हाथों से गोली चली थी। इसी वजह से जिस बच्चे पे गोली चली हुई थी उसके पेरेंट्स आ करके वहाँ पर FIR दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे मैट को जेल में जाना पड़ता है। मी काफ़ी परेशान थी और वो मैट से कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँगी। अंक के थ्रू इट के डैड को मालूम पड़ता है कि मी के ब्रदर मैट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैट को जब मालूम पड़ता है कि उसे कोई विजिट करने के लिए आए, बेचारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रिन को सामने देख करके वो अपसेट हो जाता है और रिन से कोई बात न करते हुए सीधा वो वापस चले जाता है। मी और उसकी मॉम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके मैट को जेल से बाहर निकाले, लेकिन उनकी पूरी कोशिश नाकाम हो जा रही होती है क्योंकि मैट को जेल से बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। अंग मी के पास कॉल करता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं मैट को बाहर निकाल लूँगा, मैंने एक लॉयर से बात की है, बस उसी के पास जा रहा हूँ। मी की मॉम की फेस पे स्माइल हो जाती है कि अंग ज़रूर उनके बेटे को बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वो लॉयर के पास जाता है तब लॉयर जब उसके केस के बारे में सुनता है और पीछे हट जाता है, नहीं ऐसे केस को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। इधर जेल में दो ड्रंक पर्सन मिल करके मैट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, इस वजह से क्योंकि मैट ने उनके कहने के मुताबिक उन दोनों का काम नहीं किया था, इसी वजह से उन दोनों ने मैट को बहुत बुरी तरीके से मारा था। आगे मी को दिखाया जाता है जो कि इट को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आई थी और फाइनली वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सब कैसे हुआ, और ये सब किया था इट के डैड ने, वो भी इस कंडीशन पर कि वो मैट को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन बदले में मी को इट से शादी करनी पड़ेगी। मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था तो बस इट से शादी करना, तो इसी वजह से वो मान जाती है अपने ब्रदर को जेल से बाहर निकालने के लिए। और इट की डैड भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैट को जेल से बाहर निकलवा ही देते हैं, जिसकी वजह से मी की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मी भी। इट भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर वापस आ चुका था। सर्वेंट इट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप्पी को तो झटका लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि मी इट से शादी करने वाली है, जबकि इट की कंडीशन के बारे में सबको मालूम है। थिप्पी उसे सजेस्ट करती है कि वही शादी ना करे, लेकिन मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जानती है। मी के पास कॉल आता है, तब वो अंक से मिलने के लिए उसके पास जाती है। ठीक है, बताओ तुम मुझे इस तरीके से अर्जेंट में क्यों बुलाए। तब अंक कहता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इट की सिचुएशन के बारे में तुम अच्छे से जानती हो, तो फिर इस तरीके से तुम मुझसे शादी करने के लिए किस तरीके से रेडी हो सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मना कर दो। मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जान रही थी, इसी वजह से वो अंक को सजेस्ट करती है कि उसे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
इधर जब से इट ने सुन लिया है कि मी उससे शादी कर रही है, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा है और मेडिसिन लेने में भी वो बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था, जिसे देख करके किन भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और फिर वो हवा में ही फायरिंग कर रहा था। तब उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है, जो चीज़ प्यार से ना मिले उसे छीन कर ले लो। आगे एक बार फिर से अंग मी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इट जैसे लड़के से शादी ना करे, जहाँ पर मी एक बार फिर से अंग से कहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मी आगे बढ़ चुकी है। अपना वेडिंग कार्ड देख करके इट बहुत ही ज़्यादा खुश था, फाइनली मी मेरी होने वाली है। और इस तरह वेडिंग कार्ड को देख करके अंग इट पर फुल भड़का हुआ था। इट बाहर जाता है, जहाँ उसे फॉलो करते हुए किन आती है। किन भी नहीं चाहती थी कि अंग की शादी मी से होए या वो दोनों एक दूसरे को डेट करें, बिकॉज किन अंग को जो लाइक करती है, इसी वजह से। फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जहाँ इट और मी दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज मी उसकी वाइफ बन जाएगी। सब कुछ टाइम तक अच्छा ही चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। सारे लोग आ करके उनकी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग उन्हें दे करके वापस जा रहे थे। सब कुछ टाइम के लिए ठीक चल रहा था, तब तक जब तक कि वहाँ पर अंग की एंट्री नहीं होती है। अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और आ करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट करता है। साथ ही इट को वार्न भी करता है कि उसने मी को छीना, अब वो मी को दोबारा से छीन लेगा क्योंकि वो मी से प्यार करता है। तो बदले में अंग को यहाँ पर डैड से थप्पड़ भी खाना पड़ता है। फाइनली अंग के जाने के बाद सारी रिचुअल्स के साथ इट और मी की शादी कंप्लीट हो जाती है और इसके बारे में रुथ की मॉम को भी मालूम पड़ जाता है कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इट के लिए। मी शादी तो कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इट से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। वो इतना तो जानती थी कि इट उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन एज अ हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करना मी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। मी जब फ्रेश होकर के वापस आती है तब वो देखती है कि इट सो चुका है। वो सीधा बेड पर आती है और उन दोनों के बीच में एक पिलो रखती है। ये सही रहेगा। अब वो सो ही रही होती है, तभी इट सडनली उसके पास आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा हूँ? मैं जग रहा था। बाय द वे फाइनली तो मेरी वाइफ बन चुकी हो कहकर उसके फोरहेड पे किस भी करता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मी को बॉट और बूट दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है। दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरीके हमेशा एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं और हमेशा बॉट ही अपनी मुँह की खाता है। वॉट यहाँ पर न्यूज़पेपर में जब इट और मी को देखता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं, तब वो इट को रुथ समझ रहा था और सारे पेपर्स खरीद लेता है ताकि बोर्ड ना देखने पाए। और उसके बाद वो सारे पेपर्स ला करके रुथ को शो करता है। रुथ, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट नहीं किया, ऐसा क्यों किया? तब रुथ कहता है, ये मेरी शक्ल का दिख रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसी शादी नहीं की। तब यहाँ पर वो मॉम के पास जाता है। मॉम के थ्रू रुथ को फाइनली यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जिस बंदे को वो न्यूज़पेपर में देख रहा है, जो कि सेम उसकी तरह डिट्टो है, उसका नाम इट है और वो उसका ब्रदर है और दोनों ट्विंस हैं। रुथ कंफ्यूज था, अगर वो लड़की किसी और लड़की को लाइक करती है तो उसने इट से क्यों शादी की? वो काफ़ी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मी काफ़ी अपसेट बैठी हुई थी। तब उसके पास इट आता है। न्यू ब्राइड अगर इस तरीके से अपसेट बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, कहकर वो मी को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर के चला जाता है। दोनों पहले टेंपल जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। उसके बाद दोनों फन वाली प्लेस पर जाते हैं जहाँ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए दोनों बहुत ज़्यादा फन करते हैं। रुथ मी की फ़ोटो देखे जा रहा था। वॉट आता है, ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे ब्रदर के साथ शादी हुई है, उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? रुथ इसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हो मेरे मैटर में, दूर रहो, वरना लास्ट टाइम कितनी पिटाई की थी, तुम भूल तो नहीं गए हो? वॉट कहता है, नहीं रहने दो, मैं दूर ही ठीक हूँ। नाइट में इट मी के लिए पियानो प्ले करता है और मी को इट का पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तब इट कहता है कि वो मी को भी सिखा सकता है अगर वो सीखना चाहे। मी कहती है, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इट मी को यहाँ पर पियानो प्ले करना सिखा रहा था। उन दोनों को एक साथ इस तरीके से हंसी खुशी देख करके अंग को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। रुथ को मालूम पड़ता है जब कि बोट सिटी जा रही है, वो भी उस प्लेस पर जहाँ वो अपने ट्विन ब्रदर इट से मिल सकता है। उसके बाद क्या रुथ बोट के पास आता है। स्वीटी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सिटी चल सकता हूँ? बोट को इस तरीके से स्वीटी बोलना, बस बोट तो फिसल चुकी। रुथ से वो एक भी क्वेश्चन नहीं करती है कि उसे क्यों जाना है, किस वजह से जाना है। साथ लेकर के सिटी आ जाती है और उसके साथ वॉर्ड भी आता है क्योंकि रुथ जहाँ वॉर्ड वहाँ, वॉर्ड यहाँ पर स्टमक पेन का बहाना बना करके रुथ को लेकर के उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो इट से मिल सकता था और मी से। लेकिन इन्फॉर्मेशन निकलवाना था वो भी किन से। किन बता देती है कि इस वक्त
वो मी से कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुत अपने आप को छुपाता है क्योंकि कोई उसे इट समझ ले तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अंग मी के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, क्या तुम बाहर आ सकती हो। मी आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो इट की प्रॉपर तरीके से केयरिंग करती है और उसे अच्छी तरीके से कवर करके वहाँ से चली जाती है अंग से मिलने के लिए। मी को देख करके अंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सडनली मी को टाइटली हग कर लेता है। जब वो मी को हग कर रहा था तब वहाँ पर रुत उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है। रुत को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मी उसके ब्रदर को धोखा दे रही है। तभी वहाँ पर उसे कोई देख ना ले, इसी वजह से वो अपने फेस को कवर कर लेता है। अंग अपने फ्रेंड को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है कि देखो वो है कौन, जहाँ पर अंग का फ्रेंड बस रुत के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन रुत वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर थिप्पी और बूट दोनों एक दूसरे के आमने सामने बाय मिस्टेक आ जाते हैं। उन्हें पास्ट का सारा फ्लैशबैक याद आता है। फिर क्या, दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और बेचारा वॉट उन्हें बस शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इधर रुत कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से अंग के बेस्ट फ्रेंड के सामने से निकल जाता है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि रुत यहाँ पर आया था। नाइट में मी पियानो प्ले करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर रही थी बिकॉज उसे इट ने जो सिखाया था। वो सोने के लिए जब वहाँ से चली जाती है तब उसके बाद इट अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। वो इसमें थिप्पी की हेल्प लेता है। थिप्पी कहती है क्या हम एक रात में सब कर पाएंगे। इट कहता है हाँ हो सकता है बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मी जब उठती है इट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ था और उसे जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है बिकॉज उसने उसके लिए सरप्राइज जो प्लान किया था। मी फ्रेश होती है, उसके बाद इट उसे सरप्राइज़ देने के लिए उस प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर पूरी नाइट उन सब ने मिल करके बहुत सारे फ्लावर्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया था। इट का सरप्राइज़ मी को अच्छा लगता है बिकॉज उसे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा जो पसंद थे, इसी वजह से वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। और इधर बेचारी रिन कोशिश कर रही थी कि वो मैट से बात कर सके और उसे सॉरी बोल सके, लेकिन हर टाइम मैट उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसी की वजह से तो पिछली बार बहुत बुरी तरीके से फंसा था। इस बार वो रैन की वजह से फंसना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से जहाँ तक का हो सकता था वो रैन को इग्नोर करता है। अंग के फ्रेंड के थ्रू मी को मालूम पड़ता है कि अंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मी अंग से मिलने के लिए आई हुई थी, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। थिप्पी को कुछ अजीब लग रहा था, इसी वजह से वो इट को जा करके बता देती है कि मी अंग से मिलने के लिए गई है। इट काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अंग को अच्छी तरीके से जानता है। अंग ने झूठ कहा है कि उसकी कंडीशन ख़राब है, वो तो बस मी को किसी भी कंडीशन में वहाँ पर बुलाना चाह रहा था। उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि अगर जो चीज़ उसे प्यार से ना मिले उस चीज़ को वो ज़बरदस्ती ले ले। अंग मी से कहता है कि वो इट से डिवोर्स ले ले। मी ऐसा करने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फोर्सफुली मी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। मी उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं पर इट सही टाइम पर आ जाता है, जिसकी वजह से मी के साथ अंग कुछ भी नहीं कर पाता है। मी रो रो करके इट को सब कुछ बता देती है। इट को बुरा लगता है, वो अंग के पास जाता है। अंग उल्टा इट को ही बहुत बुरा भला कहने लगता है कि मी जैसी लड़की वो डिज़र्व ही नहीं करता है, क्योंकि ना ही वो मी को प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग कर सकता है, और साथ ही वो इट को मारता भी है। मी इट को लेकर के वहाँ से चली जाती है और उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करती है, साथ ही उसे सजेस्ट भी करती है कि वो अंग से दूर रहे क्योंकि अंग बहुत ही घटिया टाइप का लड़का है। इट दिल ही दिल में खुद को कोसे जा रहा था कि अगर आज वो स्ट्रांग होता तो मी के साथ अंग कुछ भी ऐसी करने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। मी उसे समझाती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। नाइट में इट बस अंग की ही बातें याद कर रहा था कि वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो गन लेता है और सीधा अंग के पास जाता है। अंग एक बार फिर से इट को टीज करता है कि वो मी के लायक नहीं है, वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मी किसी को डिज़र्व करती है तो वो सिर्फ अंग, जिसकी वजह से इट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इट अंग को शूट करता उससे पहले अंग इट से गन छीन लेता है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और साथ ही उसे अस्थमे वाला पंप भी नहीं देता है, जिसकी वजह से इट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इतने पे भी अंग को तसल्ली नहीं मिलती है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, साथ ही अपने फ्रेंड से भी इट को मरवाता है। अब जब मी उठती है इट को ना पा करके काफ़ी परेशान हो जाती है और सर्वेंट से भी पूछती है। अंग इट को ठिकाने लगाने चाह रहा था, लेकिन सही टाइम पर मी आ जाती है, जिसकी वजह से अंग छुप जाता है और मी को यहाँ पर इट मिल जाता है। और अगली सीन में इट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अंग को जब मालूम पड़ता है कि इट की कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में इट को विज़िट करने के लिए आता है, जहाँ वो इट को जान से मार देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर डैड के आ जाने की वजह से अंग अपना काम नहीं कर पाता और इस तरह से शो करने लगता है कि वो तो इट की केयरिंग कर रहा था।
बस और कुछ भी नहीं। इधर रुथ की मॉम का तो रो रो कर बुरा हाल था जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके बेटे ईद की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और साथ ये भी कि किसी ने उसे जान से मार देने की कोशिश की थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर रुथ को भी मालूम पड़ चुका था कि ईद नाम का बंदा उसका भाई है, तो यहाँ पर वो अपनी मॉम को तसल्ली दिलाता है एंड उसके बाद हॉस्पिटल में मिलने के लिए अपने ब्रदर से आता है, जहाँ वो ईद को देख करके टोटली शॉक, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस था ही नहीं। यहाँ पर डैड रुथ से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या अकेले में मुझसे बात कर सकते हो? रुथ अपने डैड से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर डैड रुथ को कहते हैं, पता नहीं कौन है जो मेरी ईद की जान लेने की कोशिश कर रहा है। तब रुथ कहता है, क्या कोई ऐसा है ईद के आसपास जिस पर आपको डाउट है? डैड कहते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है जिस पर मैं डाउट कर सकता हूँ, पता नहीं कौन है वो लोग जो मेरी ईद की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। रुथ मी और अंग के बारे में याद करने लगता है, हो ना हो उस लड़की ने ये सब कुछ जानबूझ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया है, मेरे भाई के साथ, छोड़ूंगा नहीं उसे। डैड पूछते हैं, क्या बात है, किस सोच में डूबे हो? रुथ कहता है, नहीं डैड, कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। रुथ अपने फील्ड में बैठ करके सोच में डूबा हुआ था। मॉम आती है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? अब जबकि ईद के डैड चाहते थे कि रुथ और ईद आपस में अपने प्लेस को एक्सचेंज करे। अब ईद की कंडीशन ख़राब है तो उसकी प्लेस पर रुथ आकर के सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करे, तो रुथ ऐसा करने के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो रेडी हो जाता है। डैड सिचुएशन को संभालते हुए फैमिली वालों को ये बता देते हैं कि वो ईद को ले करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ पर ईद का ट्रीटमेंट बेटर किया जा सकता है। इस वजह से साथ ही वो ये भी कहते हैं किनसे कि अब जब ईद यहाँ पर नहीं रहेगा तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले ले। और यहाँ पर मी काफ़ी परेशान थी बिकॉज़ वो ईद की केयरिंग करने के लिए उसके साथ जाना चाह रही थी, लेकिन डैड मना कर देते हैं। मी जब रूम में आती है तो वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जो कि ईद और उसने दोनों ने मिल करके अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। उन पलों को याद करके मी काफ़ी अपसेट हो जाती है कि आज उसके साथ ईद नहीं है। अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ को देखते हुए वो ईद के लिए प्रे करती है, जल्दी ठीक हो जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इधर स्कूल में रिन मैट से फ्रेंडशिप करना चाह रही थी बिकॉज़ वो तो अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि मैट अच्छा पर्सन है, लेकिन मैट रिन से दूर दूर बैठे जा रहा था। रिन उसके पास जाती है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो तुम इतने ज़्यादा अपसेट हो गए हो? सर रिन को मैट से बातें करते हुए देख लेते हैं एंड देन उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। रिन कहती है, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। मैट कहता है, तुम कुछ भी नहीं चाहती हो, बस तुम कर देती हो। किन अपने डैड को सब कुछ बताती है कि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से उसके डैड उसे कुछ टाइम के लिए दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तब तक के लिए वो फ्री है, वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है। तब डैड यहाँ पर किन से कहते हैं, याद रखना तुम्हारे टारगेट क्या है, ईद को तुम्हें अपने प्यार की झांसे में फंसाना है। इधर ईद के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद वो ईद को उसकी मॉम के पास लेकर चले आते हैं। जैसा कि मॉम चाहती थी, अपने बेटे को देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि आज इतने सालों बाद वो अपने बेटे से मिल रही हैं, बट वो कुछ बोल नहीं सकता है। उस वक्त रिन भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। डैड रुथ से कहते हैं, ईद की कंडीशन तो तुम देख ही चुके हो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से तुम्हें ईद की कॉपी करनी पड़ेगी ताकि तुम पर कोई डाउट न कर सके कि तुम रुथ हो, ईद नहीं। किन के डैड लंच पे अंग को इनवाइट करते हैं और उसके दिमाग में ये सारी बातें घोल देते हैं कि अब जबकि उसने मी के साथ गलत किया तो वो जा कर के उसे सॉरी बोले, क्योंकि सॉरी बोलने से बहुत सारे काम बन जाते हैं। और ये बात अंग अपने दिमाग में बैठा चुका था। अंग के जाने के बाद किन अपने डैड से कहती है, डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने अंग को ये सब कुछ क्यों समझाया, आप चाहते क्या हैं? तब डैड बोलते हैं, अरे तुम्हारा रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अंग मी को लेकर के वहाँ से चला जाएगा तो ऑब्वियसली ईद के लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी लड़की तो एंट्री ले ही नहीं सकती है। नेक्स्ट सीन में अंग मी से सॉरी बोलने के लिए आता है। मी जब अंग को देखती है वहाँ से उठ करके जाने लगती है। अंग उससे रोकता है, मी क्या प्लीज़ मुझे माफ़ करोगी? मी कहती है, इतना ईजिली तुमने कह दिया है माफ़ करने के लिए, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, सॉरी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से जाओ। अंग उस रात वाली बात को रिपीट करके उससे सॉरी बोल रहा था। सर्वेंट ये सारी बातें सुन लेती है। अब जब सर्वेंट इनको अपना बेटा मानती है तो उसे बुरा लगता है कि मी इस तरीके से उसे टीज़ कर रही है। इसी वजह से मी के आने पर वो उसे अच्छा खासा सुनाती है। इधर रुथ ईद के पास आता है। ईद की कंडीशन देख करके वो खुद से प्रॉमिस करता है, ईद सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी ये हालत जिसने भी की है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ठीक होने तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। एंड देन उसके बाद रुथ ईद बनने की सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। वो ईद की तरह अपने आप को हर तरीके से बीमार शो करने की कोशिश करता है। किन किन चीज़ों से ईद को एलर्जी है डैड ये सब बताते हैं। घर में वो किसको किस नाम से बुलाता है ये भी बताते हैं। एंड उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है
फाइनली कुछ दिनों के बाद रुथ अब इट की फुल डिट्टो कॉपी कर लेता है। इवन डैड भी कुछ सेकंड के लिए रुथ को इट ही समझ लेते हैं। नाइट में मी अकेली थी, वो इट को मिस कर रही थी। अंग के आने पर वो डर जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। अंग उसे रोकता है, प्लीज़ इतने दिनों से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या प्लीज़ मुझे माफ़ नहीं करोगी? एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मी काफ़ी गुस्से में अंग से रास्ता छोड़ने के लिए कहती है, तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अंग उसे फोर्सफुली माफ़ करने के लिए कहता है। मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, कभी नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें। फाइनली आज रुथ ईट बंद करके अपने घर वापस जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम को कभी भी अकेले छोड़ करके कहीं नहीं गया था और आज वो अपनी मॉम को छोड़ करके जा रहा था। बट वो खुश था कि उसकी मॉम की केयरिंग करने के लिए वहाँ पर वॉट है। वो वॉट को समझा कर जाता है रिन और मॉम की केयरिंग करना। वो अपनी मॉम को हग करता है और उन्हें गुड बाय बोल करके इट के प्लेस पर वापस आ जाता है, जहाँ सर्वेंट देख करके इट को काफ़ी खुश हो जाती है। रुथ इट की प्लेस पर तो वापस आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे कहा था कि इट के सर पे चोट लगी है, तो उसका यहाँ पर रुथ प्रॉफिट उठाता है और सारे लोगों के सामने ये साबित कर देता है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। वो पास्ट की कुछ मेमोरीज को खो चुका है। रुथ जब मी को देखता है तो उसे गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन क्या करे, वो उसे टाइटली हग कर लेता है और कुछ ज़्यादा ही टाइटली हग करता है कि मी को उसे बोलना ही पड़ता है, प्लीज़ इट मुझे छोड़ो। इट से मिलने के लिए डरते डरते वहाँ पर जब अंग आता है और उसे मालूम पड़ता है कि इट अपनी पास्ट की मेमोरी खो चुका है, तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। चलो थैंक गॉड, ये कुछ बताएगा नहीं, अब तो इसकी मेमोरी भी नहीं है। रुथ अंग और मी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, पता नहीं पास्ट में मेरे क्या था क्या नहीं था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में मैं सबको अच्छी तरीके से समझना और जानना चाहता हूँ। तब अंग कहता है, इट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ब्रदर, तो मुझे अपना ब्रदर ही तो मानते हो ना, मैं सब कुछ तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करूँगा। जबकि अकेले में वो खुद ही बड़बड़ाता है, इस ईट को मैं दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जब बेड को प्रॉपर कर रही थी तब वहाँ पर रुथ आ जाता है जो कि टॉवल में था और उसे इस तरीके से देख करके मैं शाय फील करने लगती है और वो शॉक में भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले इट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो वो तो वहाँ से जाने वाली रहती है, लेकिन रुथ उसे पकड़ लेता है। क्या बात है, तुम इस तरीके से शाय फील कर रही हो, क्यों तुमने मुझे इससे पहले टॉवल में कभी नहीं देखा? मैं कहती है तुम पागल हो गए हो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। रुथ मी को रुकने के लिए कहता है, बट मी वहाँ से चली जाती है। तब रुथ कहता है, अभी देखो आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है, ये तो बस ट्रेलर था, तैयार हो जाओ। आगे मी को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड थिप्पी को इट और उसके बीच में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। तब थिप्पी कहती है, क्या तुम्हें इस वजह से अजीब लगा क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम इट को टॉवल में देखा? तब मी कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। थिप्पी उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। इट बीमार होने की वजह से वो कभी अपने डैड के बिजनेस को विजिट करने के लिए नहीं आया था, जबकि रुथ पहले ही दिन आ चुका था, जिसे देख करके अंग को काफ़ी डर लग रहा था। मी रुथ के पास आती है और उसे इट समझ करके उससे पूछती है, इट तुम ठीक हो गए हो? ये जान करके मुझे अच्छा लगा, बहुत टाइम से तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि उस रात हुआ क्या था? वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम पर अटैक किया? तब यहाँ पर रुथ कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से क्यों पूछ रही हो? क्या वो अटैक तुमने करवाया था? मी कहती है, नहीं नहीं, भला मैं वो अटैक क्यों करवाऊंगी? रुथ कहता है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुम्हें इतने ज़्यादा केयरिंग करते हुए देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर मुझे कुछ भी याद आता है सबसे पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। डैड इट की मेडिसिन को चेंज करके किन को देते हैं, क्योंकि बीमार इट था ना कि रुथ। रुथ तो प्रॉपर तरीके से ठीक है, इसी वजह से उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। किन अक्सर इट के लिए हेल्दी फूड बनाया करती थी और आज भी उसने इट के लिए बहुत सारे फूड प्रिपेयर किए थे। मी और अंग को देख करके रुथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड देन वो मी से कहता है, वैसे हर रोज़ तो हम सब यही खाना खाते ना, चलो आज तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ। और ये कहकर रुथ मी को अपने ही एम्प्लॉयज़ के पास लेकर आता है जहाँ पर उसके एम्प्लॉय खाना खाया करते थे। यहाँ पर मी तो बस रुथ को देखी जा रही होती है इट समझ करके। तब रुथ मी से कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो, क्या इससे पहले मुझे खाना खाते हुए नहीं देखा तुमने? मी कहती है, इससे पहले भी देखा है, लेकिन इस तरीके से तुमने हाथों से कब खाना खाना स्टार्ट कर दिया? तुम विदाउट स्पून के खाना खाते ही नहीं हो, और इस तरीके से आखिर बात क्या है? तब रुथ कहता है, क्यों इस तरीके से क्या खाना नहीं खाया जाता है? मी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से खा रहे हो तुमने ऐसे पहले कभी नहीं खाया, और ये सारे फूड तुम कैसे खा सकते हो? वहाँ पर रुथ देखता है और एम्प्लॉयज़ आते हुए तो वो अपने पास उन्हें बैठने का ऑफ़र देता है, साथ ही वो अपने प्लेट से उनको खाना भी खाने के लिए कहता है। ये सब देख करके मी को धक्का सा लगता है और सर्वेंट को भी, क्योंकि ऐसे खाने इट तो कभी खाता भी नहीं था और यहाँ पर वो इतने अच्छे से खा रहा था।
इधर किन को काफ़ी अच्छा लगता है कि अंग उसकी कंपनी में है, बट थोड़ी ही देर में बिना खाना खाए अंग वहाँ से जाने लगता है। किन उसे रोकती है, अंग नहीं सुनता है। इधर रुथ की फ्रेंडशिप उसके एम्प्लॉय से हो चुकी थी, जो कि इट ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं कर सकता था। और ये सब देख करके अंग को झटका लग रहा था कि आखिर हॉस्पिटल से आने के बाद इस इट के अंदर इतने सारे चेंजेस अचानक से कैसे आ गए। नाइट में रुथ को नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो इट की सारी चीज़ों को देख रहा था। वो उसके पियानो तक पहुंच जाता है, तब वहाँ पर मी आती है और वो रुथ को इट समझ रही थी, तो उसे मालूम है कि इट को अच्छी तरीके से पियानो प्ले करने आता है। तब वो यहाँ पर कहती है, इट क्या आज हम दोनों एक साथ पियानो प्ले करें, क्योंकि तुमने मुझे जितना सिखाया ना उतना मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, क्या ट्राई करें एक बार। अब रुथ के तो सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि रुथ को तो पियानो प्ले करना ही आता नहीं है, उसे तो गिटार बजाने आता है। अब वो करे तो क्या करे, मी के सामने उसकी बोलती बंद थी। इट ने मी को पियानो प्ले करना सिखाया है, तो उसके सिखाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी पियानो प्ले कर रही थी। एंड देन उसके बाद वो रुथ से कहती है, इट क्या मैंने अच्छा सीखा ना, अच्छा मुझे इसके आगे वाला लेवल सिखाओ, क्योंकि मुझे पियानो को अच्छी तरीके से सीखना है। अब रुथ को कुछ भी नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करे, बस मी को देखे जा रहा था। मी उससे कहती है, इट सोचो मत, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मुझे पियानो प्ले करना सिखाते हो। रुथ कहता है, हाँ वो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखा देता, लेकिन मुझे कुछ याद भी नहीं है एंड इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, मुझे रेस्ट करना है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिखाने के लिए। आज तो रुथ झूठ बोल करके बच जाता है, बट वो कब तक बचेगा, देखते हैं आगे की वीडियो में। नाइट में मी रुथ को सोने के लिए कहती है। रुथ बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, साथ ये भी कि अगर वो मी के पास नहीं सोएगा तो कहीं उसे डाउट ना हो जाए कि वो इट नहीं है। इसी वजह से वो मी के पास जाता है और वहीं पर सोने वाला रहता है। तब मी उसे देखने लगती है। तब रुथ कहता है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, तो मुझे इस तरीके से देख रही हो। मी कहती है, क्या तुम सच में इट ही हो ना, तुम्हें अपनी प्लेस नहीं मालूम है, इस साइड तुम्हारी प्लेस है। रुथ मी के ऊपर से ही दूसरी साइड पर जाने लगता है और उसे टीज करते हुए कहता है, ओहो तो ऐसा बोलो ना, तुम थोड़ी सी रोमांटिक हो गई हो। तब मी उसे पुश करती है। रोमांटिक और मैं? बेड से नीचे गिरने की वजह से रुथ को काफ़ी चोट भी लगती है। मी सॉरी बोलती है, इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। रुथ कहते हैं, हाँ इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुमने हर्ट कर ही दिया। कितनी शातिर है, मतलब ईट को उसने कभी अपने पास आने ही नहीं दिया। अब नाइट में मी तो सो जाती है, रुथ उसके पास जाता है, उसे ब्यूटीफुल बोलता है। सडनली मी की आंखें खुल जाती है। रुथ की चोरी पकड़ी न जाए इस डर की वजह से यहाँ पर रुथ इस तरीके से प्रिटेंड करने लगता है कि मानो वो नींद में है और डांस कर रहा है और गाना गा रहा है, जिसे देख करके मी काफ़ी शॉक में हो जाती है। इससे पहले तो ईट ने ये सब कुछ नहीं किया। ईट क्या बात है, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद रुथ सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है एंड उसके बाद मी से कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ओह तुम डिस्टर्ब हो गई ना, नहीं जल्दी से सो जाओ, दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मी के सोने के बाद रुथ कहता है, थैंक गॉड मैं पकड़ा नहीं गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मी अपने फ्लावर्स को देख रही थी, तब वहाँ पर अंग आता है। मैं कई दिनों से तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ अगर मैं सुधर रहा हूँ तो मुझे एक बार सुधरने का मौका तो दो। मी इस कंडीशन पे अंग को माफ़ कर देती है कि तुम जा करके इट से सॉरी बोलोगे और उससे प्रॉमिस भी करोगे कि कभी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे और तुम दोनों फ्रेंडशिप भी करोगे। अंग कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर सॉरी क्या बड़ी बात है। इधर मी को अब रुथ के मैटर में कुछ अजीब लगने लगा था। वो रुथ के पास जाती है और उसे फिंगर शो करके बताने के लिए कहती है। रुथ सही आंसर रिप्लाई कर देता है। तब मी कहती है, विदाउट ग्लासेस तुमने कैसे आंसर रिप्लाई कर दिया, जबकि विदाउट ग्लासेस तुम्हें दिखता भी नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या कुछ गलत है क्या? तब यहाँ पर रुथ अपने आप को बचाने के लिए मी से कहता है, क्या हर बात मुझे तुम्हें बतानी ज़रूरी है? क्या मैं लेंसेज को नहीं यूज़ कर सकता हूँ? देखो मेरी आंखों में, मैंने लेंसेज को यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्लासेस अब अच्छे नहीं लग रहे थे, इसी वजह से। मी रुथ को अंग के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ये भी कि वो उससे सॉरी बोलने के लिए आया है। रुथ यहाँ पर जानना चाह रहा था, इसी वजह से वो अंग की सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही मी के कहने पर फ्रेंडशिप भी कर लेता है। आखिर सच्चाई जानने के लिए उसे अंग के क्लोज जाना पड़ेगा। मी का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से अंग के साथ चली जाती है क्योंकि दोनों को एक ही प्लेस पे जाना था। काफ़ी टाइम हो चुका था, मी वापस नहीं आई थी। रुथ उसे कॉल करता है, बाद में उसे मालूम पड़ता है कि मी अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ करके चली गई है। उसके बाद वो अंग को कॉल करता है। इट का कॉल आ रहा है ये देख करके अंग उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। मी उससे कहती है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो रिसीव कर लो, बाद में मेरी हेल्प कर देना। अंग कहता है, नहीं इंपॉर्टेंट कॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, परेशान मत हो, बस ऐसे ही कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैट को उसके स्कूल पर ड्रॉप करने के लिए मी और अंग साथ में आए हुए थे। मी अंग से कहती है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है। अंग अभी उसे कुछ बोलता उससे पहले एक बार फिर से रुथ इसे कॉल कर रहा था। अंग कॉल को कट कर देता है।
और इधर रुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बार बार मेरा कॉल कट क्यों करते रहे ये लोग। अंग अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आता है, ये झूठ बोल करके कि उसकी मॉम की कंडीशन ख़राब है। मी भी आंट को देखने के लिए आती है, बट आंट तो ठीक थी। अंग की मॉम मी से कहती है काफ़ी दिनों के बाद तुम आई हो, आज तो तुम्हें कुछ खिला पिला कर ही भेजूंगी कहकर किचन में लग जाती है। अंग मी को अपने बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पर मी देखती है कि सब कुछ पहले से चेंज हो चुका है। अंग अपने शार्प वाले माइंड का यूज़ करते हुए रुत के पास कॉल करता है ताकि वो सुन सके कि उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। यहाँ पर मी को दिखाया जाता है जो उसके बेड की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि तुम्हारा बेड पहले से बेटर है, और यहाँ पर रुत सब कुछ गलत तरीके से समझ रहा था। अंग जानबूझ करके मी को हर्ट करता है ताकि वो चिल्लाए, और होता भी वैसा है। वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और तभी अंग कॉल कट कर देता है, और यहाँ पर रुत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अंग की मॉम मी के लिए बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर करती है जिसे देख करके मी को अच्छा लगता है। वो उनके बनाए हुए फूड की काफ़ी तारीफ़ भी करती है कि सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। अंग जानबूझ करके मी को ड्रॉप करने के लिए आया था ताकि वो इट का रिएक्शन देख सके। इट काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था, ये अंग नोटिस कर लेता है। मी उससे कहती है आंटली तुम्हारे लिए भी बहुत सारे फूड पैक करती है, एक काम करो तुम फ्रेश होकर के आ जाओ, मैं तब तक इसे डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तो चली जाती है, और पीछे से अंग इट को जेलेसी फील करता हुआ देखता है तो उसे और ज़्यादा टीज करने लगता है। वैसे तुम तो मी के हस्बैंड हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी बाहर गई है? मुझे नहीं लगता कि कभी गई भी होगी। वैसे आज वो मेरे साथ थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, तुम नोटिस तो कर रहे होगे ना? तब रुत कहता है वो तो मैं अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मी मेरी वाइफ है, उसे किस तरीके से हैंडल करना है आई नो दैट, इसी वजह से परेशान मत हुआ करो। मी रुत से कहती है आंट तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था, उन्हें अच्छा लगता। तब रुत कहता है वैसे मुझे मालूम नहीं था कि अंग की कंपनी को तुम इतना ज़्यादा इंजॉय करती हो। वैसे बाय द वे उसके रूम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी तुम, तो वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती अंग के साथ? तब यहाँ पर मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। व्हाट द हेल इट, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? रुत कहता है अच्छे से समझ रहा हूँ। मी उसे थप्पड़ जड़ती है, तुम्हारी सोच इतनी ज़्यादा घटिया कब से हो गई है? तब यहाँ पर रुत फोर्सफुली उसे किस करता है, जब से तुम्हें अंग के साथ देख रहा हूँ बस इसी वजह से। यहाँ पर मी रुत को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि इट ने कभी भी मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इस तरह अचानक से इट को इतना ज़्यादा चेंज होता हुआ देख करके मी भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है। और रुत मी पर भड़का हुआ था कि वो अंग के साथ अकेले गई थी क्योंकि उसे अंग पसंद है, इसी वजह से तो वो ये सब कर रही है। मी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ना समझने पर वो रोने लगती है कि ये इट इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। अंग स्माइल कर रहा था कि उसने इट और मी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, तो वहीं पर कीन आती है और इस तरह अंग को स्माइल करते हुए देख करके रीज़न पूछती है। अंग कहते तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। किन यहाँ पर फाइनली अंग को बता देती है कि उससे प्यार करती है। अंग उसका मुंह टाइटली पकड़ लेता है। क्या कहा तुमने, मुझे लाइक करती हो? दोबारा ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना। और बाय द वे किसने परमिशन दी है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के लिए? छोड़ो मेरा हाथ। किन कहती है मेरी बात तो सुनो। अंग कहता है मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। नाइट में मी जब सोने के लिए बेड पर आती है तब वो सामने रुत को देख लेती है। अब वो उसे इट समझ रही थी, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था पास्ट का फ्लैशबैक याद करके। इसी वजह से वो अपना पिलो लेती है और दूसरे रूम में सोने के लिए जा रही होती है। रुत सामने आ जाता है, कहाँ जा रही हो? मी कहती है कहीं पर भी जाऊँ, तुमसे मतलब। रुत उसे पकड़ लेता है, तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर माई वाइफ एंड तुम्हें यहीं पर ही सोना है। मी गुस्से में कहती है मुझे यहाँ पर नहीं सोना है, तुम जैसे लोगों के साथ तो मैं बैठना भी ना पसंद करूँ, और तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बैक साइड पे सोऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रुत कहता है तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिलेगा तब तो तुम यहाँ से जाओगी ना, चुपचाप शांति से यहाँ पर सो रही हो कि नहीं? मी कहती है नहीं। रुत टाइटली मी को पकड़ करके उसके पास ही सो जाता है। यहाँ से जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो भूल जाओ कि तुम यहाँ से दूसरे रूम में जा सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अंग मी के फ्लावर शॉप पर आया था। वो जानना चाह रहा था कि उसके जाने के बाद उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा फाइटिंग हुई, लेकिन मी उसे बताए तब तो मी अंग से कहती है आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगी, मुझे मॉम से मिलने के लिए जाना है। अंग भी उसके साथ में आ जाता है। मी घर आती है। रुत उसे सरप्राइज़ देता है बिकॉज वो उससे पहले ही आ चुका था। मॉम यहाँ पर बताती है मी को कि इट काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका है और उसने मॉम के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। रुत मी की मॉम से कहता है आंट आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे वैसे आपके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मी शॉक में थी क्योंकि इससे पहले इट ने कभी भी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इट को कुछ फ्लावर्स से एलर्जी थी
और यहाँ पर रुत ने सारे काम कर दिए थे। मैं रुत से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तब रुत कहता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, देखो परफेक्ट सब कुछ ठीक है, आई एम ओके। एंड बाय द वे आंट ने मुझे बताया कि तुम्हें फ्लावर्स को डिलीवर करने के लिए जाना है, तो आंट गुड बाय, क्योंकि मैं मी के साथ फ्लावर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ, कहकर आंट के सामने ही मी को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बूट को दिखाया जाता है। काफ़ी टाइम से वो रुत से नहीं मिली थी, इसी वजह से वो रुत को विजिट करने के लिए आती है और उसके लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। अब रुत जबकि वहाँ पर है ही नहीं तो बूट किससे मिलेगी? तो इसी वजह से रिन और वॉट झूठ बोल देते हैं। बूट, क्या रुत तुम्हें मिला नहीं? क्योंकि रुत तुमसे ही मिलने के लिए गया है। बूट कहती है, नहीं, वैसे मैं जाकर चेक करती हूँ। मैट अपनी सिस्टर मी की हेल्प कर रहा था, बट हेल्प करने के बीच में वो आज इट की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा था मी के सामने, जबकि उसने पहले ऐसे कभी नहीं किया था। मी कहती है, कुछ आज स्पेशल हुआ है क्या? ये तुम्हारी तबीयत खराब है? तब मैट कहता है, नहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं है, बस मुझे ये कुछ अमाउंट मिला है इट की तरफ से। यूँ उसे पीटती उससे पहले मैट वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर रुत को देख करके वो टोटली शॉक्ड हो जाती है कि रुत आज हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा है, वो भी ईजिली, जबकि इट पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इट की कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसे डॉक्टर ने हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए मना किया था, लेकिन रुत तो ठीक था ना। मी कंफ्यूज थी। वापस घर जाते टाइम रुत मी से कहता है, काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी शांत से बैठी हो, क्या बात है? मी कहती है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें लेकर के फिक्र हो रही है, क्या तुम मुझे टेम्पल ले जा सकते हो? रुत रीज़न पूछता है। मी कहती है, रीज़न मत पूछो, बस मुझे टेम्पल लेकर के चलो। मी के कहने की वजह से रुत उसे टेम्पल लेकर आता है और दोनों यहाँ पर प्रे करते हैं। जब यहाँ पर रुत को मालूम पड़ता है कि मी ईट की वजह से यहाँ पर आई हुई है प्रे करने के लिए, क्योंकि ईट के अंदर उसे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तब रुत सिचुएशन को हैंडल करता है और मी के डाउट्स को बस डाउट्स में ही कन्वर्ट कर देता है। आगे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और आज वो रुत को स्पून से खाते हुए देख रही थी। आज तुम स्पून से खा रहे हो, क्यों? अपने हैंड से नहीं खाओगे? मी का मुंह बंद करने के लिए रुत उससे कहता है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। अगर मैं स्पून से नहीं खाता हूँ तो भी प्रॉब्लम, स्पून से खा रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम, बता दो मैं क्या करूँ? मी कहती है, कुछ भी नहीं, बस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। रुत स्माइल करते हुए मी से कहता है, एक काम करो, तुम सोचना बंद कर दो, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी हो। जब वहाँ से रुत जाने वाला था वो बूट को देख लेता है। अब बूट उसे देख करके पहचान न जाए, इसी वजह से रुत अपने फेस को कवर करके चोरी छुपे वहाँ से निकल रहा था। बूट उसे पीछे से देख लेती है, रुत तुम यहाँ पर? वो उसे फॉलो करने लगती है। रुत न्यूज़पेपर से अपने आप को कवर करते हुए जैसे तैसे करके बूट से तो बचा लेता है, लेकिन बाय मिस्टेक मी से बूट की टक्कर हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती है और दोनों कभी एक दूसरे को थप्पड़ मारती है तो कभी एक दूसरे के बालों को अच्छी तरीके से नोच लेती हैं और फाइनली इस लड़ाई में विनर होती है मी वहाँ से भाग जाती है। मी बाहर आकर के इट को ढूंढने लगती है, इट कहाँ गया है? और रुत ने अपने फेस को कवर करके रखा था न्यूज़पेपर से। मी रुत से कहती है, इस तरह न्यूज़पेपर से तुमने अपने फेस को कवर करके क्यों रखा है? रुत झूठ बोल देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही ना, बस इसकी वजह से। वैसे बाय द वे तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? मी उसे सब कुछ बताती है, साथ ही ये भी कि बूट वापस आ रही है। तब वो उससे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन रुत उसे कार में बिठा लेता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है ताकि उसका भांडा ना फूटे। अब यहाँ पर मी उससे पूछती है, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, तुमने न्यूज़पेपर से अपने फेस को कवर करके क्यों रखा था? तब रुत कहता है, बताया तो था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बस इसी वजह से। मी कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। रुत उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बूट के बारे में पूछने लगता है, वैसे बाय द वे किस लड़की से तुम्हारी फाइट हो रही थी? तब मी कहती है, अच्छा वो साइको क्रेजी लड़की, अगर दोबारा मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग मी एक्सरसाइज के लिए जाने वाली थी। रुत उससे पूछता है, एक्सरसाइज के लिए जा रही हो? मैं भी चलूँगा। मी कहती है, इट क्या कह रहे हो तुम और एक्सरसाइज के लिए? रुत कहता है, क्यों, डर लग रहा है कि मैं तुमसे कहीं अच्छी एक्सरसाइज ना कर लूँ? मी कहती है, बकवास भरी बातें बंद करो और उसके पैर को अच्छे से प्रेस करके चली जाती है। अब पीछे से रुत भी रेडी शेडी होकर के आ जाता है। मी कहती है, क्या इस कंडीशन में तुम चलोगे मेरे साथ एक्सरसाइज के लिए? रुत कहता है, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मी कहती है, इन कपड़ों में बुराई नहीं है, तुमने स्लीपर्स वेयर किए हैं, जाओ पहले शूज़ वेयर करो, क्योंकि एक्सरसाइज में शूज़ वेयर करते हैं। रुत मी से कहता है, तुम यहाँ पर रुके रहो जब तक कि मैं शूज़ वेयर करके आता हूँ। मी वहाँ से चली जाती है।